हेलो स्टूडेंट, आपको पिछले वीडियो में मैंने जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको स्टोमक तक बता दिया था। ठीक है, माउथ कैविटी में किस प्रकार से डाइजेशन होगा, स्टोमक में किस प्रकार से डाइजेशन होगा, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, अब हम लोग इस वीडियो में उसी के आगे की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। देखो, आमाशय में लगभग भोजन 4 घंटे तक उगता है। भोजन का 80% जो प्रोटीन है वो आमाशय में पाचन हो जाता है, यानी कि उसका जो डाइजेशन है वो 80% जो प्रोटीन मालिक्यूल्स हैं या प्रोटीन जो सब्सटेंस हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जितना भी भोजन है आफ्टर डाइजेशन इन स्टोमक वो धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो आपका ग्रहणी कहलाता है, इसको हम डिओडिनम कहते हैं। तो देखो, जब भोजन स्टोमक से एलिमेंट्री कैनाल का इंटेस्टाइन जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का भाग, जब उसमें प्रवेश करता है तो भोजन के प्रवेश करने पर जो आंत की ग्रंथियां हैं, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, उनसे 5 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो सेक्रेट होते हैं। और ये 5 प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को शो करते हैं, जिनके नाम आपके इस प्रकार से हैं। देखो, जो पहला हार्मोन होता है इसको बोलते हैं एंट्रोगेस्ट्रॉन। इसका जो नाम है वो हिंदी में भी यही होगा। तो टर्म जो है वो इंग्लिश का है, लेकिन आप इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इस चीज़ को समझ लें। एंट्रोगेस्ट्रॉन ये क्या करेगा? स्टॉप सेक्रेशन ऑफ HCl, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जो जठर ग्रंथियां हैं उनमें जो HCl का स्रावण हो रहा है उसको ये क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो एक तरह से इनहिबिटरी फैक्टर होता है। तो पहला हो जाएगा इंट्रोगेस्ट्रॉन, HCl के स्रावण को रोकेगा। नंबर 2 हो जाएगा कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन प्रमोट सेक्रेशन ऑफ बाइल जूस। ये पित्त रस के सेक्रेशन को, यानी कि स्रावण को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। जो पित्त रस है उसके स्रावण को ये बढ़ाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो पित्त रस होता है वो यकृत से स्रावित होता है। यकृत मतलब लीवर। नंबर 3 पे सेक्रेटिन, ये प्रमोट करता है सेक्रेशन को पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि जो अग्नाशय रस है उसके स्रावण को ये प्रेरित करता है। और अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि के अग्नाशयी पिंड द्वारा। जो पैंक्रियाज मैंने आपको मिक्स ग्लैंड वाला वीडियो समझाया था उसमें मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया था। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आता है पैंक्रोजाइमिन। अब पैंक्रियोजाइमिन जो है ये प्रमोट करता है एंजाइम्स ऑफ पैंक्रियाज, यानी कि जो अग्नाशय के एंजाइम हैं उनको सेक्रेट करने में ये क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। एंड लास्ट में आपका आता है एंट्रोकाइनेज, ये प्रमोट करता है इंटेस्टाइनल एंजाइम को। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर देखो तो 5 प्रकार के हार्मोन्स हैं। इंट्रोगेस्ट्रॉन ये HCl के स्रावण को रोकता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन ये आपका जो पित्त रस है उसके सेक्रेशन को बढ़ाता है। सेक्रेटिन अग्नाशय रस को प्रमोट करता है। ठीक, पैंक्रियोजाइमिन जो अग्नाशय के एंजाइम्स हैं उनको सेक्रेट करने में एक तरह से प्रमोट करता है या प्रोत्साहित करता है। और एंट्रोकाइनेज ये इंटेस्टाइनल जो एंजाइम है उनको सेक्रेट करने में क्या करता है? प्रमोट करता है। समझ गए? तो इस तरह से जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पर जो भोजन है उसके साथ 3 जूस आके मिलते हैं। अब वो 3 जूस कौन कौन से होते हैं? देखो, नंबर 1 आपका होता है बाइल जूस, ये आपका पित्त रस होता है जो यकृत से निकलता है। दूसरा होता है पैंक्रियाटिक जूस जो आपका अग्नाशय रस कहलाता है और अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड्स हैं उनसे स्रावित होता है। समझ गए? अब ये तीनों जो रस हैं
ये पाचन की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाइल जूस की, तो देखो जो बाइल जूस है ये लीवर यानी कि यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, इसमें लगभग 85% वाटर होता है, 85% वाटर होता है, लगभग 12% वाइट पिगमेंट होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पित्त वर्णक। समझ गए? लगभग 12% जो है वो बाइल पिगमेंट होते हैं, और रेस्ट ऑफ परसेंट जो है जितना परसेंटेज बचा उसमें आपके आयंस होते हैं, सोडियम आयन और पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह से। समझ में आता ही? तो आप यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि जो बाइल जूस है उसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। वाटर होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, लेकिन एंजाइम नहीं होता। तो एंजाइम के ना होने पर भी ये पाचन के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझिए। देखिए, जो पित्त रस है वो एक एसिडिक लिक्विड है, सॉरी एल्कलाइन लिक्विड है, यानी कि क्षारीय तरल है, और इसका जो pH होता है वो 7.7 होता है, 7.7 pH। तो इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। तो ये क्या करता है, देखो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। नंबर 1, ये आंत के माध्यम को क्षारीय बनाता है। नंबर 2, ये HCl और अमाशय के जो एंजाइम हैं उनको निष्क्रिय करता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अमाशय के जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं, और आंत में पित्त रस की प्रेजेंस में जो माध्यम होता है वो क्षारीय हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो अमाशय के एंजाइम है वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक। नंबर 3, ये वसा को, जो फैट है, उनको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, और वसा को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने की जो क्रिया है इसको हम लोग नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। आपको मैं बता रहा हूँ, देखो जो फैट है उसको ये फैट ड्रॉपलेट्स यानी कि वसा की बूंदों में बदलता है, और ये जो क्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, समझ गए? तो ये जो इमल्सिफिकेशन है ये भी पित्त रस जो है उसके द्वारा होती है। भोजन में जितनी भी वसा है उसको ये वसा बूंदों में बदलता है। ठीक। तो ये क्रिया जो है वो आपकी इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाती है। ठीक। नंबर 4, जो पित्त रस है वो हीमोग्लोबिन के विघटन से एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है बाइलिरुबिन। बाइलिरुबिन, ठीक है, ये पिगमेंट है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, वर्णक, और ये पीले रंग का होता है। तो इसी वर्णक की वजह से जो पित्त रस है उसका जो कलर है वो कैसा होता है, येलो। एक्चुअली में जो बाइलिरुबिन है ये हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ब्लड में से यकृत क्या करता है, बाइलिरुबिन को सक कर लेता है, और फिर वो येलो कलर का जो सब्सटेंस है वो पित्त रस के माध्यम से इंटेस्टाइन में आता है, और फिर हमारे मल, जो फीसेज होती हैं, मल पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा शरीर के बाहर चला जाता है। समझ गए? किसी कारणवश अगर ब्लड में से बाइलिरुबिन को नहीं हटाया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो बाइलिरुबिन पिगमेंट्स हैं वो ब्लड में इकट्ठा होने लगते हैं, और ऐसी कंडीशन में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है पीलिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉइंटिस। तो जॉइंटिस की जो बीमारी है वो इसी पिगमेंट के कारण होती है, और ये पिगमेंट लीवर से क्या होता है, ग्रहण किया जाता है ब्लड से,
और अगर लीवर हमारा किसी प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो बाइलिरुबिन का जो फिल्ट्रेशन है वो हो नहीं पाता है, और ऐसी कंडीशन में जो बाइलिरुबिन पिगमेंट हैं वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होते रहते हैं, इसी से हो जाता है जॉइंटिस यानी कि पीलिया। समझ गए मेरी बात? क्लियर? तो पित्त रस बहुत इम्पॉर्टेंट तरल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पाचक रस होता है, जो आंत के माध्यम को क्षारीय करता है, जो आमाशय के एंजाइम है उनको निष्क्रिय करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो बसा है उसको बसा बूंदों में बदलता है, और जो शरीर के उत्सर्जी बाइलिरुबिन पिगमेंट हैं उनको क्या करता है, एग्जिट करने में यानी कि उत्सर्जित करने में सहायक होता है। तो ये सारे के सारे जो वर्क हैं वो आपके किसके होते हैं? पित्त रस के। समझ गए? क्लियर? तो एंजाइम ना होने पर भी ये क्या है, पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? फिर देखो आपका सेकंड आपका होता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलेंगे इसको? अग्नाशय रस। देखो अब हम लोग बात करेंगे अग्नाशय रस की। देखो अगर अग्नाशय रस की बात करेंगे, अगर हम लोग अग्नाशय रस की बात करेंगे तो जैसा कि आपको मालूम ही है, ये अग्नाशय ग्रंथि की जो अग्नाशय पिंड होते हैं, है ना, उससे निकलता है पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस। और ये कैसा होता है? ये पूर्ण पाचक रस है। ठीक है? इसमें 95% वाटर होता है, 3 से 4% एंजाइम्स होते हैं, और रेस्ट परसेंट जो है ये आपके क्या होते हैं? आयंस होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो आयंस की प्रेजेंस के कारण ये भी क्षारीय होता है। आयंस की प्रेजेंस के कारण ये भी क्या होता है? क्षारीय होता है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं ये एंजाइम। और मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो लगभग सारे प्रकार के पदार्थों को पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो हम लोग उन्हीं एंजाइम्स की बात करेंगे। तो कौन कौन से एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं जो हमारे भोजन में जो पदार्थ हैं उनके पचाने में सहायक होते हैं। ठीक है? तो देखिए हम लोग इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोगों ने स्टोमक में सॉल्व किया वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। देखो इसका जो पहला एंजाइम है ये आपका होता है एमाइलेज। और एमाइलेज का फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था? ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें? माल्टोज में। ठीक है? अगर हम स्टार्च की बात करें तो ये क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है? और माल्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एमाइलेज होता है वो भोजन में उपस्थित जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनको किसमें बदलता है? डाइसैकेराइड में। ठीक है? बात समझ में आई? जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी और इंग्लिश में सेम होती है, तो नाम इसके हिंदी और इंग्लिश में सेम होंगे। तो एमाइलेज पहला एंजाइम हो जाएगा जो पॉलीसैकेराइड को बदलेगा डाइसैकेराइड में। अब इसमें पॉलीसैकेराइड कौन होगा? स्टार्च। और डाइसैकेराइड क्या होगा? माल्टोज। आप ये मान लो कि जो स्टार्च है, समझ गए, इसका लगभग 80% जो डाइजेशन है वो इसके द्वारा हो जाता है। समझ गए? उसके बाद देखो नंबर 2 ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ये आपके होते हैं सेकंड। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, देखो इनको हमने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इनका फंक्शन सेम होता है। इनका जो फंक्शन है वो सेम होता है, यानी कि ये प्रोटीन को डेरिवेटिव्स प्रोटीन में बदलते हैं पेप्टोन और प्रोटीएजेज में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेप्सिन प्रोपेप्सिन के रूप में सेक्रेट होता है, सेम कंडीशन इनकी है। ट्रिप्सिन जो होगा वो प्रोट्रिप्सिन के रूप में, और काइमोट्रिप्सिन जो होगा वो प्रोकाइमोट्रिप्सिन के रूप में सेक्रेट होता है। तो हम इसको दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे। प्रोट्रिप्सिन ठीक प्लस
प्रोकाइमोट्रिप्सिन। ठीक, अब कौन सा माध्यम होगा? एल्कलाइन मीडियम, पीएच कितना होगा? 7 to 8। ठीक है, किसमें बदल जाएगा? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को किसमें बदलेंगे? प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलेंगे? प्रोटीएज और पेप्टोन्स में, जो कि क्या है? डेरिवेटिव प्रोटीन। तो अग्नाशय रस में पहला एंजाइम एमाइलेज हो जाएगा, इसको हम दूसरी भाषा में एमाइलॉक्सिन भी कहते हैं, एमाइलॉक्सिन। और ये पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलेगा। दूसरा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होगा, जो प्रोट्रिप्सिन और प्रोकाइमोट्रिप्सिन के रूप में निकलेगा। एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में ये सक्रिय हो जाएगा और प्रोटीन को बदलेगा किसमें? प्रोटीएजेज और पेप्टोन में, जो कि डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो दो एंजाइम आपके ये हो गए। फिर हम बात करेंगे नंबर 3, तीसरे एंजाइम की। देखो, जो तीसरा एंजाइम है ये आपका कहलाता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज ये क्या करेगा? फैट को बदलेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैट को बदलेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये सेम कंडीशन होगी जो गैस्ट्रिक लाइपेज में आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, सेम फंक्शन आपका यहाँ पर होगा। जहाँ पर भी लाइपेज एंजाइम आपको मिलेगा तो लाइपेज का फंक्शन एक ही होता है, और वो होता है फैट को वसा बूंदों में और ग्लिसरॉल में बदलना। समझ गए? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो जहाँ पर भी लाइपेज का इस्तेमाल होगा। क्लियर? फिर हम लोग बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट की, नंबर चौथे एंजाइम की, और इसका नाम होगा न्यूक्लिएजेस। अब देखो, न्यूक्लिएजेस जो होते हैं ये न्यूक्लियो अम्ल जो होता है, आरएनए और डीएनए, इसको पचाने में यूज होते हैं। आपको हम यहाँ पर बता दें कि आरएनए और डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो जो भोजन में आरएनए और डीएनए है उसको ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करते हैं। अब सीधी सी बात है कि जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर पाई जाती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। तो इसलिए ये जो एंजाइम होते हैं इनकी 2 श्रेणियाँ होती हैं। अगर आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो हो जाएगा राइबोन्यूक्लियेज। क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लियेज। और अगर डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना होगा तब यहाँ पर एंजाइम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। आया समझ में? तो जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम होते हैं ये 2 होते हैं। राइबोन्यूक्लियेज आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। समझ गए? तो अग्नाशय रस में 4 एंजाइम मेन होते हैं। एमाइलेज, ठीक, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियेज। क्लियर? तो ये 4 एंजाइम अग्नाशय रस में होते हैं जो भोजन में जितने भी सब्सटेंस हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर? अब आपके पास लास्ट में तीसरा जो रस बचा, तीसरा जो जूस बचा वो कौन सा है? इंटेस्टाइनल जूस। हम उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो,
आपका जो नंबर 4 है, नंबर 3 जो है वो कौन सा हो जाएगा? इंटेस्टाइनल जूस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंत्रीय रस। अब सीधी सी बात करें, नाम इसका कैसा है? आंत्रीय रस, तो आंत की ग्रंथियां जो हैं उनसे ये स्रावित होगा। बोलो, समझ बात आई? अब देखो, अगर हम आंत्रीय रस की बात करते हैं तो आंत्रीय रस जो होता है, इसमें आपका जो आंत्रीय रस है, इसमें आपका जनरली अगर हम बात करें तो 92 से 94% वाटर होता है, ठीक है। 3 से 4% क्या होते हैं? एंजाइम्स, और बाकी जो बचा हुआ भाग है उसमें क्या होते हैं? कार्बोनेट आयंस। ये इसका आपका कंपोजिशन होता है। 92 से 94% वाटर होता है, 3 से 4% एंजाइम होते हैं, और कार्बोनेट क्या होते हैं? आयन होते हैं, सोडियम और पोटेशियम या क्लोराइड। बात समझ में आई? क्लियर? अब हमको यहाँ पर चूंकि डाइजेशन की बात करनी है तो हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? एंजाइम्स की। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और उनका जो फंक्शन है वो कैसे होता है, तो हम लोग बात करेंगे अब लास्ट पॉइंट पर, एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। देखो, ये लास्ट पॉइंट है आपका, एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि आंत्रीय रस के एंजाइम। देखो, पहला नंबर 1, इसको क्या बोलेंगे? इरेप्सिन। इरेप्सिन ये पहला एंजाइम होगा, और ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या करेगा? ये पेप्टोन को बदलेगा एमिनो एसिड में। यहां पर भी जो मीडियम होगा वो एल्केलाइन होगा। पीएच कितना होगा? 7 to 8। अभी तक आप लोग जितने भी प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम देख रहे थे वो प्रोटीन को बदल रहे थे डेरिवेटिव्स में, पेप्टोन्स में, और जो इरेप्सिन है अब ये क्या करेगा? पेप्टोन्स को बदल देगा अमीनो एसिड में। यहीं पर प्रोटीन का जो आप कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि डाइजेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो छोटी आंत में जो आपका इरेप्सिन एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइनल जूस से निकलता है, ये डेरिवेटिव्स प्रोटीन को क्या है? सिंपल यूनिट में बदलता है एमिनो एसिड में। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखो, नंबर 2, एमाइलेज। एमाइलेज, अब देखो, एमाइलेज जो होते हैं इनमें आपके 3 तरह के एंजाइम होते हैं, और ये तीनों तरह के जो एंजाइम हैं वो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल मॉलिक्यूल होता है वो मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं इसको भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो को देखकर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब इसमें जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी? नंबर 1, माल्टेज। माल्टेज माल्टोज को बदलेगा ग्लूकोज में। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को बदलेगा किसमें? ग्लूकोज में। नंबर बी, सुक्रेज। सुक्रेज सुक्रोज को बदलेगा फ्रक्टोज में। सुक्रोज को बदलेगा फ्रक्टोज में। नंबर सी, लैक्टेज। नंबर सी, लैक्टेज लैक्टोज को बदलेगा गैलेक्टोज में।
तो एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। डाइसैकेराइड माल्टोज को बदलेगा ग्लूकोज में माल्टेज एंजाइम, डाइसैकेराइड सुक्रोज को मोनोसैकेराइड में बदलेगा फ्रक्टोज में सुक्रेज, और लैक्टोज को बदलेगा गैलेक्टोज में कौन, लैक्टेज। तो माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज ये तीनों एंजाइम एमाइलेज एंजाइम के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो डाइसैकेराइड को ये किस में बदल देते हैं, मोनोसैकेराइड में। क्लियर। तो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। क्लियर। फिर हम लोग बात करेंगे नंबर 3, तीसरा पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे इंटेस्टाइनल लाइपेज। और लाइपेज का काम मैंने आपको पहले भी बताया था, फैट को बदलेगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इनका फंक्शन सेम है, बस ये है कि ये अलग अलग जगह पे निकलते हैं। अमाशय पे निकलने वाला गैस्ट्रिक लाइपेज, पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाला इंटेस्टाइनल लाइपेज। फंक्शन सेम होगा। जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो 5% पाचन करता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज 80% पाचन करता है, और इंटेस्टाइनल लाइपेज क्या करता है, रेस्ट ऑफ जितना वसा का पाचन बच गया वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, इन तीनों का क्या है, पाचन कंप्लीट हो गया। अब आपका लास्ट में क्या बचा, न्यूक्लिक एसिड। तो जितना न्यूक्लिक एसिड पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएजेस से बच जाता है वो आपका यहाँ पर भी बचता है, रेस्ट ऑफ परसेंटेज, और उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा आपका नंबर 4, क्या बोलेंगे इसको, इंटेस्टाइनल न्यूक्लिएज। अब आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में 2 होते हैं, एक आरएनए के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है, डीएनए के लिए। आरएनए और डीएनए, तो आरएनए के लिए कौन सा यूज होगा, राइबोन्यूक्लियेजेस, और डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। जो इसकी इक्वेशन है वो सेम रहेगी जो मैंने आपको अभी पैंक्रियाटिक जूस के लिए बताई। आया समझ में। तो इतने सारे आपके जो हैं वो एंजाइम यूज होते हैं जब आप भोजन को अपने माउथ के द्वारा एंट्री करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। समझ गए। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। सबसे पहले मुंह कुआं में टाइलिन, फिर अमाशय में आपके कौन कौन से होंगे, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये आपका पहले वाले पार्ट में था। आज आपका क्या हो जाएगा, नंबर 1 पैंक्रियाटिक जूस। क्या क्या चीज़ें होंगी, एमाइलेज जिसको एमाइलोप्सिन भी कहते हैं, ठीक, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज और न्यूक्लियस, ठीक। फिर आपका इंटेस्टाइनल जूस आ जाएगा, उसमें आपका होगा इरेप्सिन। एमाइलेज में 3 श्रेणी होंगी, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। फिर इंटेस्टाइनल लाइपेज और लास्ट में न्यूक्लियस। तो इतने एंजाइम जो हैं वो आपके भोजन के पाचन में यूज़ होते हैं, जो अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं और अलग अलग फंक्शन द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, इन सब का क्या करते हैं, डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस पार्ट में मैंने आपको पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको मैंने बहुत शॉर्ट शब्दों में, सरल शब्दों में समझा दिया है। तो ध्यान से आप इसको समझ लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।